बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 7 मुलाहिज़ा फरमाएं। बात करने वाले का लहजा उर्दू नहीं था बल्कि चीनी लहजे की झलक नुमाया थी। तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं कह सकते। दूसरी तरफ से जवाब मिला, लेकिन तुम्हें मेरा दोस्ताना मशवरा है कि आबद अली के बेटे की सरपरस्ती से हाथ उठा लो और उस लड़के को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 12 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। रात 9 बजे दोबारा फ़ोन करूंगा। अगर तुम उस लड़के को हमारे हवाले कर दो तो मुस्तकबिल में बहुत सी मुसीबतों से बच जाओगे, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगा। ओह, प्रताप सिंह बोला। उसने अपनी आवाज धीमी रखी थी ताकि वैदान उसकी बातें ना सुन सके। तुम तो वही हो जिसने उस रात वैदान को मेरे घर से अगवा कराने की कोशिश की थी। तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि प्रताप सिंह ना तो बुज़दिल है और ना गाफिल। मेरा एक आदमी तुम्हारी वजह से मारा गया है और दूसरा मफलूज है। मैं तो खुद तुम्हारी तलाश में हूँ। अगर मुझे पता चल जाए कि तुम कौन हो तो मैं पाताल से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा वो अशर करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। अगर तुम्हें मेरे बारे में मालूम हो जाए तो जिंदगी के आखिरी सांस तक मुझे तलाश नहीं कर सकोगे। दूसरी तरफ से कहा गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि बातों में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। उस लड़के से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, उसके लिए क्यों अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हो? उस लड़के को हमारे हवाले कर दो। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। मेरे घर पर हमला करके और मेरे बंदे को मारकर दुश्मनी तो तुमने खुद मोल ली है। तुम पंजाब के जाटों को नहीं जानते। वो दोस्तों के लिए अपनी जान तो दे देते हैं और दुश्मनी में उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते जब तक अपने दुश्मन को मौत के घाट ना उतार दें। जाट दोस्ती में भी इंतहा पसंद होता है और दुश्मनी में भी। और तुम इस बच्चे को लावारस मत समझो। मैं जब तक जिंदा हूँ कोई उसका बाल भी बेका नहीं कर सकता और तुम्हारे लिए तो वो बच्चा डेथ वारंट की हैसियत रखता है। तुम बच नहीं सकोगे। मैं तुम्हें सोचने के लिए रात 9 बजे का वक्त दे रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, अगर तुमने अक्लमंदी का सबूत देते हुए मुस्बत फैसला किया तो बहुत सी मुसीबतों से बच जाओगे। बसूरत दीगर पूरे सिंगापुर की पुलिस भी तुम्हें और उस लड़के को बचा नहीं सकेगी। प्रताप सिंह कुछ कहना चाहता था लेकिन दूसरी तरफ से लाइन कट गई। उसने भी रिसीवर रख दिया और दोबारा नाश्ते की मेज पर आ गया। कौन था चाचा? वैदान ने पूछा। था कोई पागल दा पुत्र, प्रताप सिंह ने कहा। कह रहा था हिंदुस्तान से आया हूँ, यहाँ कोई रोजगार नहीं मिला। आपकी खुदा तरसी की बहुत तारीफ सुनी है। मुझे यहाँ तो कोई रोजगार दिला दो या थोड़ी सी माली मदद कर दो। अब तुम ही बताओ काके, खुदा तरसी करके किस किस की मदद करता रहूं? पैसा कोई आसानी से तो नहीं ना कमाया जा सकता। ये तो लोग मुंह उठाए चले आते हैं, समझते हैं सिंगापुर में दौलत की बारिश होती है। यहाँ आते ही नोटों की बोरियां भरना शुरू कर देंगे। अरे भाई, प्रदेश में आए हो तो मेहनत करो और कमाओ। दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाते हो? तुम्हारी बातें सुनकर तो वो बहुत मायूस हुआ होगा चाचा, वैदान ने कहा। तुम्हें उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देनी चाहिए थी। वैसे ये दोस्ती और दुश्मनी की क्या बात थी चाचा? प्रताप सिंह के हाथ से मक्खन लगा डबल रोटी का स्लाइस छूटते छूटते बचा। उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर वैदान को टालने की कोशिश की थी, लेकिन लगता था कि उसकी बातें तवज्जो से सुनता रहा था। कुछ नहीं, ऐसी दोस्ती और दुश्मनी का भी जिक्र निकला था। इंसान के दोस्त और दुश्मन तो हर जगह होते हैं ना। चल अब तू नाश्ता कर खामोशी से और ये सेब भी खा लेना। पाकिस्तान के गोल्डन सेब हैं, पूरी दुनिया में इस जैसा सेब नहीं मिलता, प्रताप सिंह ने कहा। वैसे ये दुश्मनी बहुत बुरी चीज होती है चाचा, वैदान बोला। उस दारा को भी मेरे डैडी से पुरानी दुश्मनी थी ना। मेरे डैडी मुझे और मम्मी को लेकर उसके डर से अपना वतन छोड़कर यहाँ आ गए थे, मगर वो यहाँ भी पहुंच गया। उसने मम्मी और डैडी को कत्ल कर दिया। मैं तो उस खौफनाक मंजर को कभी भूल नहीं सकूंगा चाचा। प्रताप सिंह उसकी बात सुनकर सन्नाटे में आ गया। उसके दिमाग में धमाके होने लगे। वैदान को ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? उसने वैदान के चेहरे पर नजरें जमा दी। मुझे सब पता चल गया चाचा, वैदान ने जवाब दिया। कल शाम को जब तुम घर पर नहीं थे तो मैं अपने और तुम्हारे बिस्तरों की चादरें दुरुस्त कर रहा था, तो तुम्हारे तकिए के नीचे एक पुरानी सी डायरी रखी हुई थी। उस पर डैडी का नाम लिखा हुआ था। मैं वो डायरी पढ़ने लगा। उससे मुझे सब कुछ मालूम हो गया कि मेरी मम्मी और डैडी को किसने और क्यों कत्ल किया है। मैंने वो डायरी दोबारा तकिए के नीचे रख दी। कल रात को तुम तो सो गए, लेकिन मैं देर तक जागता रहा था। अब मेरे दिल से वो सारा खौफ निकल गया है चाचा। अब मेरे अंदर एक नया हौसला पैदा हो गया है। मैंने जिंदगी का एक मकसद भी मुतय्यन कर लिया है और वो मकसद है अपने माँ बाप के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना। अब मैं बुज़दिलों की तरह छुप कर नहीं बैठूंगा। प्रताप सिंह गहरी नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था। पहले वो सोच रहा था कि उसने हमाकत की थी कि आबद अली की डायरी को इस तरह तकिए के नीचे रख छोड़ा था, लेकिन अब उस हमाकत पर उसे कोई अफसोस नहीं था। उस डायरी की तहरीर ने वैदान में जिंदगी की एक नई रूप फूंक दी थी। एक नया जज्बा पैदा हो गया था उसके अंदर। उसकी गुफ्तगू का अंदाज बदल गया था। वो खुद बदल गया था और उसमें ये तब्दीली बड़ी हौसला अफजा थी। वैदान के चेहरे की तरफ देखते हुए यकायक उसे अपनी उम्र से बड़ा लगने लगा। वो गहरा सांस लेते हुए बोला, घर में इस तरह छुप कर बैठना बुज़दिली नहीं है पुत्र। तुम अभी छोटे हो, उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। एहतियात का तकादा ये है कि तुम अभी उनकी नजरों से ओझल ही रहो। तुम जानते हो वो तुम्हें भी कत्ल करना चाहते हैं और मौके की ताक में है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा कोई मौका मिले। मैं जो हूँ, मेरे होते हुए वो तुम्हारे करीब नहीं फटक सकते। तुम अभी खाओ पियो, अपने अंदर जान पैदा करो।
इस जज्बे को अपने सीने में परवान चढ़ाते रहो जिसने आज तुम्हारे अंदर एक नया हौसला पैदा किया है। इसके अलावा बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लेकिन मैं कब तक घर में बंद रहूंगा चाचा, वैदान उसकी तरफ देखते हुए कहा। बस चंद रोज की बात है, प्रताप सिंह ने कहा। आज तुम उनसे छुप कर बैठे हो और कल वो तुमसे छुपते फिरेंगे, लेकिन उन्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हाँ चाचा, वैदान बोला, मैं उन्हें चैन से बैठने नहीं दूंगा। उन्हें इस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि मौत भी पनाह मांगने लगे। हाँ, लेकिन फिलहाल तुम सारे मामलात मुझ पर छोड़ दो, प्रताप सिंह ने कहा। नाश्ता करो और अपनी किताबें लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। डैडी की दुकान का क्या होगा चाचा? कई रोज से बंद पड़ी है, वैदान ने कहा। उसका भी बंदोबस्त करते हैं पुत्र, प्रताप सिंह ने कहा। प्रणाम सिंह तुम्हारे बाप का पुराना मुलाजिम है, दयानतदार और काबिल एतमाद है। मैं अपना एक आदमी उसके साथ लगा देता हूँ, वो दोनों दुकान संभाल लेंगे। और चाचा, वैदान उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, डैडी ने डायरी में लिखा है कि उन्होंने नवाज़शरीफ के आदमियों से 5 करोड़ रुपए का सोना छीन कर कुएं में फेंक दिया था। क्या वो सोना अब भी वहां मौजूद होगा? 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है ना? हाँ, बहुत बड़ी, और अब तो सोने की मालियत तकरीबन दुगनी हो गई होगी, प्रताप सिंह ने कहा। तुम्हारे बाप की डायरी पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उसकी मौत की वजह वो सोना ही था। जमीन का मुकदमा चल रहा था, चलता रहता, लेकिन तुम्हारा बाप तो उनकी दूसरी गैर कानूनी सरगर्मियों में भी रुकावट बन गया था। उसने मलिक नवाज़शरीफ के आदमियों से सोना छीन कर कुएं में फेंक दिया था। वो यकीनन बाद में पुलिस या किसी और को मलिक नवाज़शरीफ की गैर कानूनी सरगर्मियों और उस सोने के बारे में इतला देना चाहता होगा, लेकिन मलिक के आदमियों ने उसे चैन से बैठने का मौका नहीं दिया और उसे अपनी और तुम लोगों की जानें बचाकर मुल्क से भागना पड़ा। लेकिन ये स्मगलर जो होते हैं ना, बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन्हें सिर्फ अपना मफाद अजीज होता है। इनका धर्म सिर्फ और सिर्फ दौलत होती है। इंसानी जिंदगी इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। वो दौलत के लिए दूसरों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर 5 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती है पुत्र। हो सकता है वो सोना अब भी वहां मौजूद हो, लेकिन उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। फिलहाल तो हमें यहाँ दारा और उसके किराए के टटुओं से निपटना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। प्रताप सिंह नाश्ते की मेज से उठ गया। अपने कमरे में जाकर उसने लिबास तब्दील किया और बाहर आकर पुलिस वालों को हदायत देते हुए गाड़ी में बैठ गया। उसकी अपनी गाड़ी कई रोज से काम के सिलसिले में वर्कशॉप में थी। उसने अपने दोस्त दिलदार सिंह की मर्सिडीज मुस्तार ले ली थी। उस गाड़ी को बाहर गली में ही खड़ी किया करता था। मर्सिडीज ड्राइव करते हुए वो मोहताज नजरों से इतराफ में देख रहा था। पहले उसने सोचा कि पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर चियांग शू को इस धमकी अमेज फोन कॉल के बारे में आगाह करे, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया और कार का रुख अपने दफ्तर की तरफ मोड़ दिया। वो कई रोज बाद दफ्तर आया था। बहुत सारे काम उसकी तवज्जो के मुंतजिर थे, लेकिन उसने अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद किया। फोन पर इंस्पेक्टर चियांग शू से राब्ता करके उसे टेलीफोन कॉल के बारे में बताने लगा। गुड, इंस्पेक्टर चियांग शू ने कहा। इसका मतलब है कि वो रात 2 बजे तुमसे दोबारा फोन पर राब्ता करेगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं CID के कुछ आदमी तुम्हारे मकान के इतराफ में फैला देता हूँ। हम फोन टैप करके ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि वो कॉल कहाँ से की गई है। लेकिन मुझे क्या करना होगा? प्रताप सिंह ने पूछा। कुछ नहीं, इंस्पेक्टर चियांग शू ने जवाब दिया। तुम घर पर ही रहोगे। अगर मौका मिला तो मैं उस वक्त खुद भी तुम्हारे पास मौजूद हूँगा। अगर कोई और इमरजेंसी आन पड़ी तो अपना आदमी भेज दूंगा। ठीक है, मैं रात को इंतजार करूंगा, प्रताप सिंह कहते हुए फोन बंद कर दिया और उठकर दरवाजा खोल दिया। वो दोपहर तक अपने काम में मसरूफ रहा, फिर मैनेजर को हदायत देता हुआ उठ गया। रास्ते में एक होटल से उसने 2 लंच बुक्स लिए और फिर सीधा घर पहुंच गया। मकान पर ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकारों के खाने पीने का बंदोबस्त भी उसी के जिम्मे था। वो उन पुलिस वालों को पैसे दे दिया करता और वो अपना एक आदमी भेजकर किसी करीबी होटल से खाना ले आता। प्रताप सिंह घर पहुंचा तो 2 बज रहे थे। कमरे में वैदान के साथ सामने वाले बंगले में रहने वाली मिसेस फाई भी मौजूद थी। प्रताप सिंह को देखकर वो मुस्कुरा दी। मिसेस फाई की उम्र 30 के लगभग रही होगी। खासी हसीन औरत थी। शगुफ्ता जिंदा थी तो वो अक्सर उनके यहाँ आया करती थी। उसके बाद भी वो कभी कभार वैदान के पास आ जाती थी। मैंने सोचा वैदान अकेला घबरा रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। उसने प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए कहा। बहुत अच्छा किया तुमने, प्रताप सिंह बोला। इस बच्चे को कंपनी की जरूरत है। मैं तो कुछ मसरूफ रहता हूँ। बेहतर होगा कि तुम रोजाना कुछ देर के लिए इसके पास आ जाया करो। फाय आंटी बहुत अच्छी खातून है प्रताप चाचा, वैदान उनकी बातों में मुदाखलत करते हुए कहा। बड़े मजे मजे की बातें करती हैं। हाँ पुत्र, प्रताप सिंह बोला। तुमने देखा नहीं, ये खुद भी कितने मजे की हैं। कभी कभी गली में मिल जाती हैं तो इनसे बातें करके वाकई बड़ा मजा आता है। बहरहाल तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना ले आया हूँ। आज तुम्हारी ये फाय आंटी भी हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगी। फाय ने खाने से बात करके जाना चाहा, मगर वैदान की इसरार पर रुक गई। खाने के बाद वैदान और फाय लाउंज में बैठकर बातें करने लगे और प्रताप सिंह कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। ये उसकी पुरानी आदत थी। दोपहर के खाने के बाद वो कुछ देर ऊँग जाया करता था, लेकिन आज वो ज्यादा ही ऊँग गया था। आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। मिसेस फाय इस वक्त भी वैदान के पास मौजूद थी, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने घर चली गई। उसकी वजह से वैदान का आज का दिन अच्छा गुजर गया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, प्रताप सिंह की बेचैनी बढ़ रही थी। उसकी नजरें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थी।
8:30 बजे के करीब फोन की घंटी बजी तो उसने लपक कर रिसीवर उठाया। ये इंस्पेक्टर चियांग शू की कॉल थी। मैं इंस्पेक्टर चियांग शू बोल रहा हूँ प्रताप सिंह। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। वही हुआ जिसका अंदेशा था। मैंडन होटल के करीब एक मर्डर हो गया है। मैं वहां जा रहा हूँ, तुम परेशान मत होना। मैंने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सीआईडी के 20 दर्जन आदमी तुम्हारे मकान के आसपास मौजूद हैं। तो तुमने सिर्फ इतना करना है कि वो फोन कॉल आए तो एक्सचेंज से उस कॉल के बारे में मालूम करके इस नंबर पर इतला दे दो। मेरे आदमी तैयार बैठे होंगे, तुम्हारी तरफ से इतला मिलते ही वो हरकत में आ जाएंगे। वैसे मैं अपना एक आदमी भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे पास मौजूद रहेगा। नंबर नोट कर लो। प्रताप सिंह ने इंस्पेक्टर चियांग शू का बताया वो नंबर नोट किया और फोन बंद कर दिया। 9 बजने में चंद मिनट बाकी थे कि बंगले के गेट पर मुतय्यन एक पुलिस वाले ने सीआईडी के एक अफीसर की आमद की इतला दी। प्रताप सिंह फौरन ही गेट पर आ गया। मेरा नाम आंग कांग है, मैं सीआईडी अफीसर हूँ, मुझे इंस्पेक्टर चियांग शू ने भेजा है। उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा। वो दरमियाने कद का और मजबूत जिस्म का मालिक था। तुम आंग कांग हो या हांग कांग, अंदर आ जाओ, प्रताप सिंह ने कहा। उसने उसका शिनाख्ती कार्ड चेक करने की जरूरत नहीं समझी थी। इसे तसल्ली हो गई थी कि इंस्पेक्टर चियांग शू ने यही नाम बताया था। वो शख्स अंदर आ गया और लान में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। वो प्रताप सिंह के साथ छत पर भी चक्कर लगा चुका था। प्रताप सिंह को समझने में देर न लगी कि वो हिफाजती इंतजामात का जायजा ले रहा था। अंदर आकर भी उसने पूरे मकान को चेक किया, एक एक कमरे में झांक कर देखा, फिर लाउंज में आ गया जहां वैदान सोफे पर बैठा हुआ था। हेलो बॉय, उसने मुस्कुराते हुए वैदान की तरफ देखा। तुम डर तो नहीं रहे? चाचा प्रताप सिंह मेरे पास है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है, और फिर मैं बुज़दिल भी नहीं हूँ, वैदान ने कहा। उसके लहजे में बड़ी खुद एतमादी थी। गुड। आंग कांग उसके सामने सोफे पर बैठ गया और प्रताप सिंह से बातें करने लगा, जो बार बार बेचैनी से टेलीफोन की तरफ देख रहा था। 9:05 पर फोन की घंटी बजी तो प्रताप सिंह ने लपक कर रिसीवर उठाया। आंग कांग इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठा रहा। हेलो, प्रताप सिंह स्पीकिंग। प्रताप सिंह फोन पर बोला। चंद में दूसरी तरफ की बात सुनता रहा, फिर उसने कहा, तुम जो कोई भी हो मेरी बात गौर से सुन लो। वैदान को तुम्हारे हवाले नहीं किया जा सकता। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा मैं, और फिर तुमसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। जवाब में दूसरी तरफ से कुछ कहा जा रहा था, लेकिन प्रताप सिंह ने क्रैडल को 2 मरतबा टेप करके रिसीवर रख दिया। उसे इंस्पेक्टर चियांग शू ही ने बताया था कि उसके फोन पर ऑब्जर्वेशन लगा दिया गया है। क्रैडल को इस तरह टेप करने से वो नंबर रिकॉर्ड हो जाएगा जहां से कॉल की गई थी। नंबर मालूम करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज से राब्ता करना जरूरी था। इस मकसद के लिए उसने रिसीवर उठाया ही था कि आंग कांग एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। एक्सचेंज से कुछ मालूम करने की जरूरत नहीं मिस्टर प्रताप सिंह। आंग कांग के लहजे में हल्की सी घुराहट थी। ये कॉल एक पब्लिक बूथ से की गई है। प्रताप सिंह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आंग कांग के हाथ में पिस्तौल था जिसमें साइलेंसर लगा हुआ था, और पिस्तौल का रुख वैदान के सीने की तरफ था। वैदान के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उठकर खड़ा हो गया। आंग कांग ने उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वो चीखता हुआ सोफे पर ढेर हो गया। प्रताप सिंह के दिमाग में धमाके होने लगे। उसे समझने में देर न लगी कि वो सीआईडी अफीसर आंग कांग नहीं था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिसीवर रख दिया और आंग कांग की तरफ बढ़ा। आंग कांग ने बड़ी फुर्ती से पिस्तौल का रुख उसकी तरफ करके गोली चला दी। स्टिक की आवाज उभरी और गोली प्रताप सिंह के सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई। वो बड़ी तेजी से नीचे झुका और जब सीधा हुआ तो पिस्तौल की जद में था। ये गोली तुम्हारी खोपड़ी के परखचे भी उड़ा सकती थी। आंग कांग घुराया। मैंने तुम्हें सिर्फ वार्निंग दी है। अब अगर तुमने कोई हरकत की तो अगली खामोश गोली तुम्हारी खोपड़ियां सीने में बेबुस्त हो जाएगी। तुम कौन हो? प्रताप सिंह ने उसे घूरा। मैं तुम्हें अपना नाम और पता नहीं बताऊंगा, आंग कांग ने जवाब दिया। आज सुबह जब मेरे बॉस ने तुम्हें फोन किया था तो उसे यकीन था कि तुम पुलिस को इतला दे दोगे और रात को आने वाली टेलीफोन कॉल ट्रेस करने के लिए टेलीफोन के साथ कोई हरकत की जाएगी। हमारा बॉस भी कच्ची गोलियां नहीं खेला, और फिर टेलीफोन के तारों से छेड़छाड़ करना हम भी जानते हैं। हमने आज सुबह ही से यहाँ 20 मील दूर डिस्ट्रीब्यूशन कैबिन में तुम्हारे फोन की लाइन ट्रेस करके यहाँ से चौथी गली में वाकई एक बंगले के फोन से कांटेक्ट कर ली थी। हमने आज सुबह ही से यहाँ से 20 मील दूर दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कैबिन में तुम्हारे फोन की लाइन ट्रेस करके यहाँ से चौथी गली में वाकई एक बंगले के फोन से कांटेक्ट कर ली थी। हम 2 आदमी सुबह से उस बंगले में मौजूद थे और तुम्हारी लाइन को ट्रेस कर रहे थे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोलने लगा। हमें ज्यादा खतरा इंस्पेक्टर चियांग शू की तरफ से था। हमें यकीन था कि 9 बजे वो यहाँ मौजूद होगा और उसे यहाँ आने से रोकने के लिए हमने होटल मैंड्रेंट के करीब एक राहगीर को कत्ल कर दिया और पुलिस स्टेशन इतला दी। हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक इंस्पेक्टर चियांग जाए वारदात पर पहुंच गया, लेकिन जाने से पहले उसने तुम्हें फोन पर इतला दी कि वो आंग कांग नामी सीआईडी अफीसर को भेज रहा है। आंग कांग हमारे लिए अजनबी नहीं था। हमने उसे रास्ते ही में उचक लिया और उसे उसी बंगले में पहुंचा दिया जहां हमने टेलीफोन वाला सेटअप कर रखा है। आंग कांग उस बंगले के कमरे में बंधा पड़ा है और मेरा साथी उसकी निगरानी कर रहा है। तुम वाकई सीखो। आंग कांग उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कह रहा था। अगर तुम में जरा सी भी अकल होती तो मेरा शिनाख्ती कार्ड तलब करते। ऐसी सूरत में मेरे लिए खतरा हो सकता था, लेकिन तुम आंग कांग का नाम सुनकर ही मुतमईन हो गए। हाँ, ये हमाकत वाकई मुझसे हो गई थी कि मैंने तुम्हारा शिनाख्ती कार्ड चेक नहीं किया, लेकिन क्या तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकोगे? प्रताप सिंह बोला। मुझे कोई रोक नहीं सकेगा, आंग कांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
यहाँ आते ही मैंने हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया था और ये बात मेरे लिए बायस इत्मीनान थी कि घर के अंदर तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, बाहर के मुआफिज मुझे नहीं रोक सकेंगे। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे। प्रताप सिंह ने उसके पिस्तौल वाले हाथ की तरफ देखते हुए कहा। वो उसे बातों में लगाकर किसी मौके की तलाश में था, लेकिन आंख का खासा मोहतात वाक़ई हुआ। वो भी उसकी एक एक हरकत पर निगाह रखे हुए था। मुझे इस लड़के को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है, आंख कांग कह रहा था। मैं इस वक्त बड़ी आसानी से इसे गोली मार सकता हूँ, लेकिन मैं इसे यहाँ कत्ल नहीं करूंगा। अगर इसे यहाँ कत्ल कर दिया तो फिर मेरा निकलना वाकई मुमकिन नहीं रहेगा। यह लड़का इस वक्त मेरी जिंदगी की जमानत है। मैं इसे ढाल बनाकर यहाँ से बाहर निकलूंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगे। बाहर गली में तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, तुम गाड़ी ड्राइव करोगे। ये बात जहन नशीन कर लो कि अगर बाहर किसी ने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की खामोश गोली इस लड़के की जिंदगी का खात्मा कर देगी। चलो अब बाहर निकलो। आंग आंग ने बड़ी फुर्ती से पोजीशन बदलकर सोफे पर पड़े हुए वजदान को बाजू से पकड़कर उठाया। खौफ और दहशत से वजदान की आंखें फटी पड़ रही थी। आंग आंग ने एक हाथ से उसे गिरफ्त में ले रखा था और दूसरे हाथ में पकड़ हुआ पिस्तौल उसकी कनपट्टी से लगा दिया। प्रताप सिंह चंद में उसकी तरफ देखता रहा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी उसने 2 ही कदम उठाए थे कि फोन की घंटी बज उठी। उसके कदम रुक गए और वो फोन की तरफ देखने लगा। नहीं, तुम कॉल रिसीव नहीं करोगे। आंग आंग के मुंह से बेड़िए जैसी हुर्राहट निकली। बाहर चलो। प्रताप सिंह फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रायदारी में पहुंचकर उसने मुड़कर आंग आंग की तरफ देखा। कोई मौका नहीं था। पिस्तौल की नाल वजदान की कनपट्टी से लगी हुई थी और उसकी कोई भी हरकत खतरनाक साबित हो सकती थी। बरामदे में पहुंचकर वो एक बार फिर रुक गया। गेट और छत पर खड़े हुए मुआफिजों से कह दो कि अगर किसी ने किसी तरह की भी मुजाहमत करने की कोशिश की तो इस लड़के को गोली मार दी जाएगी। चलो आगे बढ़ो, आंग कांग ने कहा। प्रताप सिंह कंपाउंड में आकर इधर उधर देखने लगा। छत पर पुलिस कांस्टेबल मुंडीर के करीब खड़ा था। प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर बाहर वाला दरवाजा खोला। गेट के बाहर दोनों पुलिस वाले बातें कर रहे थे। इनसे कहो अपनी राइफलें फेंक दे और दूर हटकर खड़े हो जाएं। आंग आंग ने प्रताप सिंह से कहा। इनसे कहो अपनी राइफलें फेंक दे और दूर हटकर खड़े हो जाएं। आंग आंग ने प्रताप सिंह से कहा। कांस्टेबल उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उन्होंने मुड़कर अंदर की तरफ देखा। उनमें से एक ने फौरन ही सूरत-ए-हाल का अंदाजा करते हुए अपनी राइफल सीधी करने की कोशिश की तो प्रताप सिंह ने चीख कर कहा, नहीं, तुम में से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जो वजदान की जिंदगी के लिए खतरे का बायस बन सके। अपनी राइफलें फेंक दो और एक तरफ खड़े हो जाओ। उसने छत पर खड़े हुए मुहाफिज को भी राइफल ऊपर छोड़कर नीचे बुला लिया। आंग आंग वजदान को गिरफ्त में लिए खड़ा था। उसने पिस्तौल की नाल उसकी कनपट्टी से लगा रखी थी। तीनों पुलिस वाले निहत्ते होकर एक तरफ हट गए तो वजदान को लेकर वो गेट से बाहर आ गया। गली में प्रताप सिंह की मर्सिडीज खड़ी थी। चलो ड्राइविंग सीट पर बैठो, तुम्हारी कोई गलत हरकत इस लड़के की मौत का बायस बन सकती है, आंग कांग ने कहा। प्रताप सिंह ऊपर से घूमकर ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलने लगा। आंग आंग ने पिछली सीट का दरवाजा खोला। पहले वजदान को अंदर धकेला, फिर खुद भी अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। इसी दौरान में प्रताप सिंह स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर चुका था। उसने गर्दन घुमाकर देखा। तीनों पुलिस वाले दीवार के करीब खड़े वैसे ज्यादा सी नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे। गाड़ी आगे बढ़ाओ, आंग कांग घुराया। उस गली से निकलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। प्रताप सिंह ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गली के मोड़ पर सादा लिबास में सीआईडी का एक आदमी सामने आ गया। उसने स्टीयरिंग के सामने प्रताप सिंह और पिछली सीट पर वजदान को एक अजनबी के साथ बैठे देखा तो उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। उन्हें बताया गया था कि वो लोग घूम फिर कर मकान की निगरानी करेंगे और मशकूक शख्स पर निगाह रखेंगे। उन्हें यह नहीं बताया गया था कि वजदान को कहीं और भी मुंतकिल किया जाएगा। मर्सिडीज गली का मोड़ घूमकर दूसरी तरफ निकल गई। सीआईडी का वो आदमी चलने में कार को जाते हुए देखता रहा, फिर प्रताप सिंह के बंगले की तरफ दौड़ा। गाड़ी तेज चलाओ, आंग कांग घुराया। उसने सीआईडी के उस आदमी को बंगले की तरफ दौड़ते हुए देख लिया था। फौरन ही प्रताप सिंह ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और आंग कांग की हदायत पर अमल करता हुआ अगले मोड़ पर गाड़ी को ओक्सले रोड पर और वहां से लाइट रोड की तरफ मोड़ लेना। रफ्तार बढ़ाओ, आंग कांग दौड़ा। न जाने क्या बात थी कि अब उस पर घबराहट सी तारी होने लगी थी। उसने पिस्तौल की नाल वजदान के पहलू से लगा रखी थी। प्रताप सिंह ने मर्सिडीज की रफ्तार बढ़ा दी और फिर रफ्तार कम किए बगैर उसने अगले मोड़ पर गाड़ी ओक्सले रोड की तरफ घुमा दी। उसने मोड़ पर ट्रैफिक के एक सार्जेंट की मोटरसाइकिल देख ली थी। उसे देखकर प्रताप सिंह ने गाड़ी की रफ्तार मजीद तेज कर दी ताकि ट्रैफिक सार्जेंट उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। अभी तो 9:30 बजे थे। सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी जारी थी। प्रताप सिंह बड़ी महारत से ड्राइव कर रहा था। ट्रैफिक सार्जेंट की मोटरसाइकिल भी बड़ी तेज रफ्तारी से उसके पीछे आ रही थी। आंग कांग ने भी उसे देख लिया था। इस मोटरसाइकिल से पीछा छुड़ाओ, आंग कांग चीखा। गाड़ी को लाइट कार्नर की तरफ मोड़ लो। उसने पीछे मुड़कर देखा। मोटरसाइकिल करीब आ रही थी और फिर मोटरसाइकिल से पीछा छुड़ाने के लिए उसने पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर ट्रैकर दबा दिया। गोली अगली विंड स्क्रीन तोड़ती हुई मोटरसाइकिल सवार सार्जेंट के पैर पर लगी। मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क पर लुढ़क गई। वजदान खौफ ज़दा था, लेकिन आंग कांग ने जैसे ही उसके पहलू से पिस्तौल हटाया उसके दिमाग में झमाका सा हुआ और उसने वो कुछ कर दिखाया जिसकी उससे तवक्को नहीं की जा सकती थी। मोटरसाइकिल सवार पर गोली चलाकर आंग कांग अभी पीछे की तरफ झुका हुआ था कि वजदान ने दोनों हाथों से उसके पिस्तौल वाले हाथ की कलाई पकड़ ली और दांत उसके बाजू में गाड़ दिए।
आंग कांग बिलबिला उठा। वो बाजू को जोर जोर से झटके देने लगा। उंगली से पिस्तौल कटराकर दब गया। पिस्तौल का रुख छत की तरफ था। गोली छत में सुराख करती हुई बाहर निकल गई। प्रताप सिंह ने ये सूरत देखी तो लम्हे भर को बदहवास हो गया। उसी बदहवासी में कार बेकाबू हो गई। उसने ब्रेक पैडल दबा दी और स्टीयरिंग छोड़कर सीट के ऊपर से पीछे झुक गया और आंग कांग की गर्दन में बाजू डालकर उसे पूरी कुव्वत से पीछे की तरफ खींचने लगा। पिस्तौल से एक और गोली निकली। ये गोली अकबी स्क्रीन तोड़ती हुई निकल गई। वैदान ने दांतों से आंग कांग का बाजू बम्बोड़ डाला। पिस्तौल आंग कांग के हाथ से छूटकर नीचे गिरा। उसके बाजू से खून बह रहा था। वैदान उसे बुरी तरह दांतों से बम्बोड़ रहा था। दूसरी तरफ प्रताप सिंह ने उसकी गर्दन को बाजू की लपेट में ले रखा था। उसे सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा। मर्सिडीज सड़क पर लहरा रही थी। वो सामने से आने वाले एक ट्रक से टकराते टकराते बची और लहराती हुई सड़क से उतरकर एक दरख्त से टकरा गई। आंग कांग ने तकलीफ के बावजूद बाजू को जोर जोर से झटके दिए। वैदान ने एक मरतबा फिर जोर से बम्बोड़ा और फिर उसके बाजू से दांत हटा लिए। उसके मुंह में खून भर गया था और वो मतली सी महसूस करने लगा था। आंग कांग के बाजू से बोटी लटक गई थी और खून की धारें बह निकली। अब वो अपने आप को प्रताप सिंह की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। प्रताप सिंह ने उसकी गर्दन को आहनी शिकंजे की तरह अपनी लपेट में ले रखा था। अचानक वो चौंक गया। पीछे से एक कार बड़ी तेज रफ्तारी से इसी तरफ आ रही थी। गोलियां चलने की आवाज प्रताप सिंह के कानों से टकराई। ये पुलिस नहीं हो सकती थी। पुलिस गोलियां नहीं चलाती, सायरन बजाती है। उसे समझने में देर न लगी कि वो आंग कांग के साथी थे। काके, वो चीखा, गाड़ी से उतरकर भाग जा, वो लोग आ रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा चाचा, वैदान बोला। मेरी परवाह मत कर यार, भाग जा यहाँ से, मुझे कुछ नहीं होगा। जा भाग जा यहाँ से, किसी महफूज जगह पर चला जा, मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा। भाग जा, वो लोग आ गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाग जा काके, जल्दी कर, प्रताप सिंह चीखा। वैदान ने एक लम्हे को सोचा और कार का दरवाजा खोल दिया। आंग कांग ने टांग आगे करके उसे रोकने की कोशिश की, मगर वैदान ने उसकी टांग पर भी दांतों से काट लिया और कार से उतरकर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने एक मरतबा मुड़कर देखा। गोलियों की आवाज गूंज रही थी। वो तेज रफ्तार कार मर्सिडीज से चंद गज पीछे रह गई। वैदान मुड़कर तारीकी में दौड़ने लगा। उसका रुख लाइट गार्नर की तरफ था। वैदान तारीकी में अंधाधुंध दौड़ा जा रहा था। उसका सांस फूल गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, ताकुब में कोई नहीं था। वो रुक गया और फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसके मुंह में अब भी खून का जायका भरा हुआ था और फिर दफअतन उसे यूं महसूस हुआ जैसे खून का कोई लोथरा उसके हल्क में फंस गया हो। उसे मतली महसूस होने लगी। वो अपनी नकात पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, मगर कामयाब ना हो सका और कैक करने लगा। उसके पूरे सीने में आग सी लग गई। बड़ी शदीद जलन थी। पेट में आंते जैसे कटी जा रही थी। वो पेट पकड़कर दौड़ा हुआ जा रहा था। अगर जब वो बहुत बड़ी उल्टी कर चुका था, खाया पिया सब निकल चुका था, मगर लगता था जैसे अब भी हल्क में कुछ अटका हुआ हो। पेट को दबाते हुए वो उबकाइयां लेता रहा। उसकी आंखों और नाक से भी पानी बह निकला। मुंह में खून का जायका अभी तक महसूस हो रहा था और बिलाकर वो अपनी कैफियत पर काबू पाने में कामयाब हो गया। लेकिन इस लंबी चौड़ी उल्टी की वजह से वो निढाल सा हो गया था। वो पानी पीना चाहता था, मगर पानी कहाँ से मिलता। वो घास पर बैठ गया और सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है। अगर दिन का वक्त होता तो शायद इस इलाके को पहचान लेता, मगर रात के अंधेरे में उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो जिस जगह बैठा हुआ था उसके आसपास कद आदम झाड़ियां थी और दाईं तरफ तकरीबन 200 गज के फासले पर दरख्तों के तारीक हेवले नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ बहुत फासले पर कुछ रोशनियां नजर आ रही थी। अचानक ही दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। काफी फासले पर 2 इंसानी हेवले दौड़ते हुए इसी तरफ आ रहे थे। उसके दिल की धड़कन यकदम तेज हो गई। अनजाना सा खौफ उसके दिमाग को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। उसने इधर उधर देखा। अगर वो उठकर भागने की कोशिश करता तो उनकी नजरों में आ सकता था। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा और रेंगता हुआ झाड़ियों में घुस गया और एक जगह दुबक कर बैठ गया। झाड़ियां खासी गुंजान थी। उन्हें देख तो नहीं सकता था, लेकिन कदमों की आवाजों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो करीब आ रहे हैं।